नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े 16 लोगों और 2 संस्थाओं पर लगाई पाबंदी, जबकि ब्रिटेन ने कुल 13 व्यक्तियों और संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने पश्चिम एशिया की स्थिति को बताया बेहद चिंताजनक। सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील। संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन की पूर्ण सदस्यता पर सुरक्षा परिषद में मतदान आज। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने का किया दावा। रूस ने यूक्रेनी इलाकों पर फिर बरसाई मिसाइलें। मॉस्को ने यूक्रेन पर रूसी कब्जे वाले इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं को निशाना बनाने का लगाया आरोप। जर्मनी की पुलिस ने रूस के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। जर्मनी ने बर्लिन में रूसी राजदूत को किया तलब। क्रेमलिन ने कहा मामले की नहीं है कोई जानकारी। एक बिल को लेकर जॉर्जिया में संसद से लेकर सड़क तक संग्राम। विदेशी एजेंट बिल को संसद से मिली प्रारंभिक मंजूरी। बिल में 20% से अधिक विदेशी फंड पाने वाले मीडिया संस्थानों को विदेशी एजेंट की मिलेगी पहचान। और आइए आपको अब विस्तार से खबरें बताते हैं और आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद इलाके में तनाव काफी बढ़ा हुआ है। इजराइल ईरान पर पलटवार करने के तरीकों पर विचार कर रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से उसे संयम बरतने की हिदायत दी जा रही है और दूसरी ओर ईरान पर कई तरह के प्रतिबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन की पूर्ण सदस्यता के अनुरोध पर सुरक्षा परिषद में वोटिंग पर सबकी नजर लगी हुई है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव चरम पर है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं युद्ध की चिंगारी आग में न बदल जाए। इजराइल ईरान को माकूल जवाब देने के तरीकों पर विचार कर रहा है, लेकिन वैश्विक समुदाय उसे संयम बरतने की सलाह दे रहा है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने सैन्य उत्पादन को निशाना बनाते हुए ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त विभाग ने एक बयान में कहा है कि नए प्रतिबंधों के तहत ईरान के अनआर्म्ड एरियल व्हीकल के उत्पादन को सक्षम बनाने वाले 16 व्यक्तियों और 2 संस्थाओं को निशाना बनाया गया है। इसमें 13 अप्रैल के हमलों में शामिल शाहिद ड्रोन के इंजन से जुड़ी सामग्री को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ईरान की स्टील कंपनी खुजेस्तान को कच्चा माल मुहैया कराने वाली 5 कंपनियों पर भी पाबंदी लगाई गई है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े नेताओं और संस्थानों को भी पाबंदी के दायरे में लाया गया है। वहीं ब्रिटेन ने भी ईरान पर प्रतिबंधों का ऐलान किया है। सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ और IRGC नौसेना सहित ईरानी सैन्य संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। ब्रिटेन ने कुल 13 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। मध्य पूर्व खतरे में है। हाल के दिनों में शब्दों और हमलों के लिहाज से खतरनाक रहे हैं। एक गलत आकलन, एक गलत संचार, एक गलती अकल्पनीय स्थितियों को जन्म दे सकता है। यह समय बहुत जोखिम भरा है। सभी पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है। वहीं इजरायली सेना ने कहा है कि बुधवार को हिजबुल्लाह के हमले में कम से कम 14 सैनिक घायल हो गए हैं, जिसमें से 6 की हालत गंभीर है। गाजा में युद्ध की शुरुआत के बाद से ही इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान के साथ सीमा के पास रुक रुक कर लड़ाई जारी है। इजरायली वायु सेना ने बुधवार रात पूर्वी लेबनान के बालबक में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। उधर हिजबुल्लाह की ताजा कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब ईरान और इजराइल के बीच सैन्य तनाव गहरा गया है।
वहीं संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के अनुरोध पर सुरक्षा परिषद में अब से थोड़ी देर बाद मतदान होगा। बताया जा रहा है कि इजराइल का सहयोगी देश अमेरिका इसे रोकने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पारित होने के लिए कम से कम 9 वोटों की आवश्यकता होती है। साथ ही ये भी जरूरी है कि इसके 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन में से कोई भी वीटो ना करे। अल्जीरिया ने प्रस्ताव का मसौदा पेश किया है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना संयुक्त राष्ट्र में नहीं बल्कि संबंधित पक्षों के बीच सीधी बातचीत के जरिए होनी चाहिए। हमें नहीं लगता कि सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव लाकर हम आवश्यक रूप से उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां हम आगे बढ़ते हुए 2 देश का समाधान पा सकते हैं। गौरतलब है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण को 2012 से संयुक्त राष्ट्र में गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अभी तक उसे पूर्ण सदस्यता नहीं दी गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 137 ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है, जिससे उम्मीद जगी है कि उसे पूर्ण सदस्यता मिल सकती है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित रुआंग ज्वालामुखी से लावा, चट्टानें और राख निकलने के बाद उससे होने वाले संभावित खतरों के मद्देनजर रखते हुए जिले के हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। रुआंग ज्वालामुखी में हुए कई विस्फोटों के बाद शहर में रहने वाले कम से कम 800 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। वहीं इंडोनेशियाई प्रशासन ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपराधिक केस की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। वहीं इस ऐतिहासिक आपराधिक मुकदमे में वकीलों की जूरी सदस्यों की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि 7 जूरी के सदस्यों का चयन किया जा चुका है। वहीं मामले की देखरेख कर रहे न्यायाधीश ने एक जूरी सदस्य को हटा दिया है क्योंकि उनकी पहचान सार्वजनिक हो गई है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक महिला को बड़ी रकम अदा की थी। यह पैसा पूर्व में रहे संबंधों पर मुंह बंद रखने के लिए दिया गया था। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका वेनेजुएला पर तेल और गैस का प्रतिबंध एक बार फिर से लगा सकता है। मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो निष्पक्ष चुनाव करवाने की अनुमति देने में विफल रहे। प्रतिबंध खत्म होने की समय सीमा से कुछ घंटों पहले अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की कि वो कंपनियों को 45 दिनों की मोहलत देते हैं ताकि अपने तेल और गैस का लेन देन को ओपेक देशों से करना शुरू कर दें। अंतर्राष्ट्रीय खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हाल के दिनों में और तेज हो गया है। रूस जहां यूक्रेनी इलाकों पर लगातार हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी रूस पर पलटवार कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर अपने कब्जे वाले इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं पर लगातार गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही रूस ने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली नई सैन्य सहायता से युद्ध के मैदान पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। हाल के दिनों में यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। एक ओर जहां रूस यूक्रेनी क्षेत्रों में मिसाइल और ड्रोन हमले कर उसे नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन के निप्रापेट्रोव्स्क क्षेत्र में मिसाइलें बरसाई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इस हमले में अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है।
उधर यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया इलाके में 4 मिसाइल लॉन्चर, 3 रडार स्टेशन और अन्य सैन्य उपकरण को नष्ट करने का दावा किया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर अपने कब्जे वाले इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं पर लगातार गोलाबारी करने का आरोप लगाया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिमी देशों और WHO ने यूक्रेन की कार्रवाई पर आंखें मूंद ली है। पश्चिम द्वारा मुहैया कराए जा रहे हथियारों में की जा रही गोलीबारी में डांट कर मारे जा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देश यूक्रेन के जुर्म पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बीच रूस ने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली नई सैन्य सहायता से युद्ध के मैदान पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। दरअसल अमेरिका में शनिवार को यूक्रेन के लिए आर्थिक मदद से जुड़े बिल पर वोटिंग होने वाली है। इसमें यूक्रेन को 5.09 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की बात है। बिल के प्रस्ताव में यूक्रेन के अलावा इजराइल और इंडो पैसिफिक देशों का भी नाम है। हालांकि कुछ अमेरिकी सांसद यूक्रेन को भेजे जाने वाली आर्थिक मदद का विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि मदद न मिलने के कारण वो हथियारों की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। यह किसी भी तरह से युद्ध के मोर्चे पर स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता है। सभी विशेषज्ञ और दूसरे लोग ये आसानी से देख सकते हैं कि युद्ध में स्थिति यूक्रेन के अनुकूल नहीं है। इस बीच यूक्रेन ने G7 देशों से इजराइल की तर्ज पर और अधिक वायु रक्षा प्रणाली मुहैया कराने की अपील की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि पश्चिमी देश इजराइल और यूक्रेन में 2 अलग-अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ मुख्य रूप से यूक्रेन को अधिक वायु रक्षा प्रणालियाँ और मिसाइलें उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ। इजरायल और यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों की अलग अलग रणनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं यूरोपीय संघ की प्रमुख ने सदस्य देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अधिक सहायता नहीं मिलने की स्थिति में यूक्रेन रूस से जंग हार सकता है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है यूरोपीय संघ के देशों से अपने शहरों को रूसी हमलों से बचाने में मदद के लिए यूक्रेन को वायु रक्षा प्रणाली सौंपने का आग्रह किया है। आने वाले दिनों में यूक्रेन को और अधिक वायु रक्षा भेजने के लिए ठोस निर्णय लेने होंगे, अन्यथा यूक्रेन की बिजली व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और कोई भी देश बिजली के बिना नहीं लड़ सकता। इस बीच रूसी अधिकारियों ने यूक्रेनी ड्रोन द्वारा ज़ेपोरोजिया परमाणु संयंत्र के प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाने की कोशिश का दावा किया है। कहा जा रहा है कि इस हमले में इमारत की छत के ऊपर रखी हुई कुछ चीजों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पूर्वी यूरोप के देश जॉर्जिया में भारी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन का कारण है विदेशी एजेंट बिल। हालांकि ये विधेयक अभी पूरी तरह कानून नहीं बना है, लेकिन संसद में इस पर बहस के दौरान मारपीट भी देखी गई। दरअसल इस बिल पर विपक्ष और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि ये पुतिन सरकार का स्पॉन्सर बिल है। पिछले कई दिनों से पूर्वी यूरोप का देश जॉर्जिया भारी विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। ये प्रदर्शनकारी एक विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस विवादित बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। बुधवार को संसद द्वारा विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ये बिल तय करेगा कि 33 साल पहले सोवियत संघ से आजाद हुआ देश जॉर्जिया यूरोपीय देशों के ब्लॉक के साथ जुड़ेगा या फिर रूस के करीब जाएगा। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी देखने को मिली हैं। 150 सदस्यीय संसद में 83 डिप्यूटीज ने बिल के पक्ष में वोट किया, जबकि विपक्ष ने मतदान का बहिष्कार किया। हालांकि अभी भी बिल को कानून बनने के लिए 2 और चरणों से पास होना जरूरी है। यूरोपीय संघ ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे चिंताजनक बताया है। संघ ने इसे जॉर्जिया की EU की सदस्यता हासिल करने की इच्छा की राह में रोड़ा बताया है। हालांकि प्रधानमंत्री इराकली कोबाजिदे को इस कानून में कोई खामी नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, इसे वापस नहीं लिया जाएगा।
बिना तर्क वाले बयान हमें इन निर्णयों पर दोबारा विचार करने पर मजबूर नहीं करेंगे। जॉर्जियाई समाज को इस कानून के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए खुली चर्चा की आवश्यकता है। दरअसल ये विरोध तब शुरू हुआ जब संसद में विदेशी एजेंट बिल को लेकर बहस की जा रही थी। इस बहस के दौरान सत्तारूढ़ सरकार की ओर से जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी के नेता मामुका मदिनार्जे ने इस बिल पर अपना बयान शुरू किया। बयान देने के बीच में ही विपक्षी सांसद अलोके एलिसियानी ने अपनी सीट छोड़कर मामुका पर हमला बोल दिया और उनके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। उनकी इस हरकत के बाद से संसद के अंदर हड़कंप मच गया और बाकी अन्य सांसदों ने मिलकर अलोके के साथ हाथापाई की। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जॉर्जिया और जॉर्जियाई इच्छा को हराया नहीं जा सकता। जॉर्जियाई रूसी हितों पर हावी रहेंगे। विदेशी एजेंट बिल में कहा गया है कि मीडिया और गैर व्यावसायिक संगठन जिन्हें विदेश से 20% से ज्यादा फंड मिल रहा है, उन सभी की पहचान विदेशी एजेंट के तौर पर की जानी चाहिए और उन सभी पर विदेशी शक्ति के लाभ को आगे बढ़ाने के लिए जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। इस बिल पर विपक्ष और प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि ये पुतिन सरकार का स्पॉन्सर बिल है। उनका आरोप है कि जॉर्जिया अपने लोगों की आवाज को दबाने के लिए रूस की तर्ज पर चल निकला है। हम नहीं चाहते कि हमारा देश रूस की राह पर चले। रूस में प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम नहीं चाहते हैं जो कुछ रूस में हो रहा है वो यहाँ हो। इससे पहले मार्च 2023 में विदेशी एजेंट बिल को संसद में पेश किया गया था। इस विरोध के बाद से जॉर्जिया की जनता दो फाड़ में बढ़ती नजर आ रही है। इसमें एक तरफ विपक्षी समूहों, नागरिक समाज और मशहूर हस्तियों और देश के प्रमुख राष्ट्रपति ने एक साथ मिलकर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ रैली की। अगली खबर की ओर चलते हैं। क्रोएशिया में सत्तारूढ़ एचडीजेड पार्टी का चुनावों में दबदबा कायम दिखा। 151 सदस्यीय संसद में एचडीजेड पार्टी ने 60 सीटें हासिल की हैं और पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। ये चुनाव प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक की लोकप्रियता का परीक्षण था। नतीजों को लेकर जनता के बीच मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। क्रोएशिया की सत्तारूढ़ एचडीजे पार्टी पर लग रहे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोपों का असर चुनाव नतीजों में प्रभावी नजर नहीं आया। एक तरह से जनता ने इसे खारिज कर दिया है। अब तक के चुनाव नतीजों से तो यही पता चलता है। बुधवार को हुए मतदान के बाद एचडीजे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूने से दूर रह गई है। 151 सदस्यीय संसद में सत्तारूढ़ एचडीजे पार्टी ने कुल 60 सीटों पर जीत हासिल की है। पिछले चुनाव के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। हालांकि अभी पूरे मतों की गिनती नहीं हो पाई है। वहीं विपक्षी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 42 सीटें मिली हैं। वहीं दक्षिणपंथी होमलैंड मूवमेंट 14 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री और एचडीजे पार्टी के नेता ने इस जीत पर खुशी जाहिर की है। हमारी पार्टी ने संसदीय चुनावों में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है और कल से हम नई सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाने का काम शुरू करेंगे। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण राजनीतिक उथल-पुथल की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बड़ी पार्टियों ने अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिशों को तेज कर दिया है। वहीं नतीजों को लेकर जनता के बीच मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई लोग जहां परिणामों से संतुष्ट हैं, वहीं कई ने निराशा व्यक्त की है। मैं इन नतीजों से संतुष्ट हूँ। मैं चाहती हूँ कि मौजूदा नीतियाँ जारी रहें, भले ही सत्ता में विपक्षी क्यों न आ जाए। चुनाव में बहुमत पाने वाली पार्टी जल्द ही अच्छे साथियों के साथ गठबंधन करे। मुझे लगता है कि इन नतीजों के बाद मेरी जिंदगी और बुरी हो जाएगी। मुझे पेंशन तो मिलती है जो कि 400 यूरो है और महंगाई 50% के दर से बढ़ रही है। मौजूदा सरकार ने मेरी वेतन में केवल 5 यूरो ही बढ़ाए हैं।
यह चुनाव प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक और उनकी पार्टी की लोकप्रियता के परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। एचडीजे पार्टी का 1991 के बाद युगोस्लाविया संघ से अलग होने के बाद से देश की राजनीति पर दबदबा कायम रहा है। चुनाव नतीजे एक तरह से यूक्रेन और ईयू जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार की नीतियों पर मुहर है। विपक्ष ईयू के तहत यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता को रोकने की वकालत करता रहा है। साथ ही सत्तारूढ़ दल पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का आरोप भी लगाता रहा है। हालांकि नतीजों से साफ हो गया है कि जनता ने देश को रूस के करीब ले जाने वाली पार्टी और नेता को नकार दिया है। और अब अगली खबर, रूस के लिए जासूसी करने और अमेरिकी सैन्य सुविधाओं के खिलाफ संभावित हमले के प्रयास करने के आरोप में जर्मनी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जर्मनी का कहना है कि इससे यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद को कमज़ोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले पर रूस की ओर से प्रतिक्रिया आई है कि उन्हें इस साजिश के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। यही कारण है कि रूस इस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर रहा है। जर्मनी ने इस गिरफ्तारी के संबंध में रूसी राजदूत को सम्मन किया है। धुर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के सदस्य ब्योर्न होके ने नाजी पार्टी के अर्धसैनिक विंग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतिबंधित नारे का उपयोग किया। इस नारे को बोलने के अपराध में उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा। गौरतलब है कि उन्होंने साल 2021 में अपने एक भाषण को जर्मनी के लिए सब कुछ के साथ अंत किया था। आधिकारिक तौर पर खुफिया एजेंसियों द्वारा इस संगठन को दक्षिणपंथी चरमपंथी की संज्ञा दी गई है। होके ने अपने समर्थन में कहा कि वो इस नारे के स्रोत से वाकिफ थे, लेकिन उनके अनुसार इस नारे को जर्मनी में आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं अफ्रीका की ओर। पश्चिम अफ्रीका में बढ़ते तापमान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में ही यहां पर गर्म हवाएं अपना कहर बरपा रही हैं। इसका कारण जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण सिर्फ भीषण तापमान का ही नहीं बल्कि गंभीर सूखे के कहर का भी सामना करना पड़ रहा है। कम बारिश के कारण कई देशों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।